Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning, sir. यूनिट 4 से स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ ट्यूटोरियल करने में प्रॉब्लम आ रही हो या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो Yes, sir. बताइए अभिषेक। Sir, question is simplify the following expression into the product of some form. The question है sir, A B C complement. एक मिनट। ए बी C complement. मल्टीप्लिकेशन में Yes, sir. Yes, sir. ये इस तरह से Sir, C A B C complement. एक काम करिए, आप मुझे व्हाट्सएप करिए स्क्रीनशॉट। Okay, sir. अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, आप लोग जरा सॉल्व करके हमें बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ये एक के मैप का क्वेश्चन है, इसको जो है मतलब के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा मिनिमाइज करके, और बहुत जल्दी बताइए 2-3 मिनट के अंदर। अभिषेक, आप ये वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या जो आपने सॉल्व किया था, जो कल भेजा था हमें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये So अभी हुआ मैंने नहीं, WhatsApp किया है sir. हुआ नहीं आपसे अभी ये? लास्ट में सर कॉमन लेने में सर वो मतलब दिक्कत हो रहा है सर, अच्छा, प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो इसका हमें वो भेजिए। अच्छा ठीक है, आपने भेज रखा है। ठीक ठीक ठीक। के मैप फिल करने के बाद बता देना है कि एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। Yes, sir. हाँ, तो ये एक्सप्रेशन बता देते हैं SOP क्योंकि की POS पूरा सॉल्व करने में टाइम लगेगा। हाँ जी नंदिनी, बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर SOP की POS। ये एसओपी में करना है। ओके सर। ठीक है, जनरली क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट ही गिवन होंगे इसी तरह से कि एसओपी में दिया है एसओपी में करना है, पीओएस में दिया है तो पीओएस में करना है। वो ट्यूटोरियल शीट में सर आपको। एक बार हाँ अंशिका, ए कॉम्प्लीमेंट आंसर है। सर ये कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। यस सर, ए कॉम्प्लीमेंट। एक मिनट, ये मैंने के मैप बता दिया, शायद इस वजह से आप लोग इसको 4 वेरिएबल में सॉल्व कर रहे हैं, बट ये 3 वेरिएबल में सॉल्व होगा। ठीक है, इसको 3 वेरिएबल से सॉल्व करिए। के मैप तो हमने कुछ और बताने के लिए यूज किया था, बट 3 वेरिएबल से इसको सॉल्व करिए। इसमें इसको 4 वेरिएबल से करने की जरूरत ही नहीं है।
हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए स्टूडेंट्स आंसर बताने में। सर ए बार। ए बार सर। ए बार ए कॉम्प्लीमेंट। थ्री वेरिएबल से सॉल्व कर लिया, कैसे ए बार आया ये बताइए हमें। यही तो सर केमिकल ए बार। बनाया होगा आपने जो हम इस समय बना रहे हैं। यस सर। वेरी गुड। और कितने का इसमें Yes, cube sir. बनाया है? सर ऑक्टेट। 4 का सर, 8 का सर है मतलब। तो 8 का ही बनेगा। यस सर। और जब ये 8 का बनेगा तो इसमें कॉमन वेरिएबल्स आप कैसे निकाल रहे हैं कि ए बार आ रहा है, क्योंकि ए बार ऊपर के लिए होगा, सर रे के लिए। सर 1 आ फोर रहा है। वेरिएबल सर, 4 वेरिएबल वाला किया है। सब 1 आ रहा है। सर 1 आ रहा है। वन वाले जो लोग हैं वो लोग तो चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने आंसर बताया। जब भी के मैप में कंप्लीट फिलिंग होगी 1 से, इस तरह से मतलब पूरा फिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हमेशा y = 1 आएगा। ठीक है, ये किसी भी वेरिएबल के लिए, अगर 2 वेरिएबल के लिए है, चारों बॉक्स फिल हैं, आंसर सीधे 1 लिखिए। 3 वेरिएबल के लिए 8 बॉक्स फिल हैं, आंसर 1 होगा। ऐसे ही 4 वेरिएबल के लिए अगर सारे के सारे बॉक्स में 1 फिल हो रहा है, तो इट मीन्स कि उसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो y = 1 आंसर आएगा। सर इसमें 3 वेरिएबल क्यों लिया हम लोगों ने? हाँ, इसमें 3 इसलिए लिया है क्योंकि जब हम 3 वेरिएबल का लेते हैं तो 2⁻³ यानी कि कितना होता है 8, और 8 का मतलब है कि 0 से लेकर के 7 तक की नंबरिंग है। तो जब भी 0 से लेकर के 7 तक ही दिया हुआ है तो हम 4 वेरिएबल का नहीं सॉल्व करेंगे, हमेशा 3 वेरिएबल का ही सॉल्व करेंगे, जब तक कि आपको कहा नहीं जाए कि हाँ इसको 4 वेरिएबल से सॉल्व करेंगे। बिकॉज हमें मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज करने होते हैं, एंड अगर अप टू 7 नंबर्स दिए हैं तो इट मीन्स कि ये 3 वेरिएबल से सॉल्व हो जाएगा। और ये चीज़ हम पहले भी बताएं। इसी तरह से अगर 7 से लेकर के 15 के बीच के नंबर गिवन है तो ये 4 वेरिएबल से सॉल्व होगा। ठीक है, 0 से लेकर के 15 तक अगर गिवन है तो 4 वेरिएबल के लेंगे, मतलब 7 से ज़्यादा का कोई भी डिजिट अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर मान लीजिए सपोज करिए 8 एक और नंबर गिवन है, तब आप इसको 4 वेरिएबल से करते हैं। बट क्योंकि 7 तक ही दिया है इसलिए हम इसको 3 वेरिएबल से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 1 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन अभिषेक ने पूछा है कि एक ये y = POS सॉरी SOP फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया है और इसको POS से सॉल्व करना है। ठीक, तो जब हमें POS से सॉल्व करना है तो हमें इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म में। ये जो y = हमें एक्सप्रेशन गिवन है इसे हम कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। और जब हम इस एक्सप्रेशन को कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कर लेंगे, मतलब ईच एंड एवरी टर्म में चारों वेरिएबल्स होंगे ABCD। तो जब कैनोनिकल में हम चेंज कर लेंगे तब हम y = (m) और इनटू द ब्रैकेट वो नंबर्स लिख सकेंगे जो नंबर्स करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल फॉर्म के होंगे। ठीक है, अब जब हम इन नंबर्स को लिख लेंगे SOP फॉर्म में तो उसके बाद में फिर हम इसका POS फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं ये कि क्या आएगा इसमें। जब हम SOP फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेंगे कैनोनिकल फॉर्म में तो जो नंबर्स आएंगे वो नंबर्स आएंगे 7, 9, 11, 13 और 15।
ये अभिषेक आपने हमें आंसर्स दिए और हम ये मान रहे हैं कि आपने ये सही नंबर्स कैलकुलेट किए होंगे, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि हम उसको पूरा कैलकुलेट करें। अब जो नंबर्स इसमें प्रेजेंट नहीं है वो नंबर्स आपके पीओएस के नंबर कहलाएंगे, 0, 1, फिर 2 और 3, 4, 5, 6, 8, 8 के बाद में फिर 10, फिर 12th और फिर 14, ठीक है। अब अभिषेक आप ज़रा चेक करिएगा, आपने 12 नहीं लिखा था उसमें जो आपने हमें सेंड किया था। अब इसमें जब हम पीओएस में फिल करेंगे तो हम क्या करते हैं, 0 फिल करते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे नहीं है 0, 8, 9 पर नहीं है, 10, 11 पे नहीं है, 12 और 13 नहीं है, 14 पर है, ठीक। ये बन रहा है, ये फिलिंग होगी पीओएस में, क्योंकि हम पीओएस में 0 फिल करते हैं। अब उसके बाद जो हम पेयर्स बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ये 8 का दिख रहा है ग्रुप, दिख रहा है। तो हम ये 8 का ग्रुप 1 बनाएंगे। इसके बाद में अगला जो ग्रुप हमें दिख रहा है वो दिख रहा है ये 4 का। ठीक है, ये इस तरह से। 4 का फिर 4 का बनेगा सर। अब 4 का कौन सा बन रहा है, ये वाला, ठीक। ये एक 0 बचा हुआ है और ये 1 और 4 का इस तरह से बन जाएगा ये ग्रुप, 4 का ग्रुप, ठीक है। तो 3 ग्रुप बन गए, एक 8 का और 2 4 के ग्रुप। अब इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखेंगे कि हम ए बी को यहाँ लेते हैं और सी और डी को यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ पर होता है 0 0, फिर 0 1, 1 1 और 1 0। तो पीओएस में हम किस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट वाले में लिखेंगे a प्लस बी, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बार, यहाँ पर लिखेंगे a बार प्लस बी बार, और यहाँ पर लिखेंगे a बार प्लस बी। इन द सेम मैनर यहाँ पर भी हो जाएगा, c प्लस डी हो जाएगा पहले में, दूसरे में होगा c प्लस डी बार, तीसरे में होगा c बार प्लस डी बार, और चौथे में होगा c बार प्लस डी। ठीक है। अब एक्सप्रेशन लिखते हैं कि y इक्वल्स टू क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो सबसे पहले हम 8 वाले का देख लेते हैं। हमारे पास में एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। रो में चारों में 0 है तो रो से कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, और इन दोनों में से अगर हम कॉमन देखेंगे तो क्या आएगा, डी कॉमन आएगा। ठीक, तो पहला वेरिएबल तो हमारे पास हो जाएगा डी, सिंगल वेरिएबल आ जाएगा। इसके बाद हम 4 का देखते हैं, तो सब हम ये रेक्टेंगल देख लेते हैं जो 4 का बना है। इसमें क्या होगा, इसमें कॉलम से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और ये फर्स्ट वाली रो है इसके वेरिएबल्स कॉमन होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस बी, ये आ जाएगा सेकंड। इसके बाद में फिर ये जो क्वाड बना हुआ है 4 का, यहाँ पर देखेंगे इस क्वाड में हमारे पास में क्या वेरिएबल्स आएंगे, 2 रो हैं, एक रो ये है और कॉलम हो गया फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। अब कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा, रो से आएगा a और कॉलम से आएगा c। ठीक, ये इसका मिनिमाइज्ड आंसर होगा। देखिए कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो कहीं पर तो बताइए।
एंड अभिषेक, आपने जो हमें भेजा है इसमें या तो फिर कहीं आपने सॉल्व करने में मिस्टेक किया है, क्योंकि ये वाला टर्म आ रहा है, ये हमने जो आपने भेजा है उसी को डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो उसमें 12 भी था सर, हाँ, एसओपी के एलिमेंट सर 12 था उसमें। 12 भी था। अच्छा सॉरी, फिर हमसे मिस हो गया है। ठीक 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 ठीक, चलिए कोई बात नहीं। प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा कि प्रोसीजर क्या है, ठीक है, किस तरह से वेरिएबल्स लिखते हैं। अब अगर 12 उसमें है तो यहाँ पर से हम ये 12 को हटा देंगे, अगर 12 इसमें लिखा हुआ है, और यहाँ से जब हम 12 हटा देंगे तो ये वाला 0 यहाँ से हट जाएगा। ठीक, तो उस केस में जो है पेयरिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो कोई भी वेरिएबल प्लस या माइनस हो जाए कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, स्टिल नहीं समझ में आता है तो फिर बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक, अटेंडेंस आप लोग चैट बॉक्स में दे दीजिए। और यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5th वाली। 5th यूनिट में देखिए 3 पार्ट्स हैं यूनिट के, जिसमें सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, फिर डेटा कम्युनिकेशन के बारे में है, और उसके बाद में फिर वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन। हाँ बताइए। सर ये आईसी खत्म हो गई क्या? हाँ आईसी वाली सर जो थी, इंट्रोडक्शन टू आईसी टेक्नोलॉजी। हाँ, ओके सर। आईसी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस केवल इन्हीं तीनों की ये जो 4 दिए हुए हैं आपको, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है बस, और कुछ नहीं है। ओके सर। ठीक, तो अब हम जो है स्टार्ट करेंगे 5th यूनिट। तो इसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टडी कर लेते हैं, फिर बाकी दोनों पार्ट्स स्टडी करेंगे। ठीक, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हम बेसिक कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। डेटा कम्युनिकेशन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो हम लोग नेटवर्किंग करते हैं उसमें डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है, मतलब इंटरनेट, मेनली इंटरनेट कम्युनिकेशन। और वायरलेस कम्युनिकेशन में हम ये देखेंगे कि हम लोग जो मोबाइल नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं, या जो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी हो गई या D2H वगैरह है, ये सारे जितने भी हैं कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सारे वायरलेस कम्युनिकेशन में आते हैं, जिसमें कि हम वायर्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें किस तरह से कम्युनिकेशन होता है वो स्टडी करेंगे। ठीक, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन एक्चुअली में क्या है। ये शायद आप लोगों ने पहले भी कहीं कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि बेसिकली कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग कनेक्शन और लिंक बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। मीन्स हम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो हमें एक प्रॉपर कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तभी हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे, चाहे हम ट्रांसमिट करें या कोई हमको ट्रांसमिट करना चाहे। तो देयर मस्ट बी अ डेडिकेटेड लिंक टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। ठीक, तो ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन होती है कि अगर हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो कम्युनिकेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट्स है। और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के पर्पस को सॉल्व करने के लिए, उनको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स कहते हैं। और जब इन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करके कनेक्ट कर दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। अभी आगे हम कम्युनिकेशन सिस्टम का डायग्राम वगैरह देखेंगे कि क्या क्या होता है। अब जैसे एग्जांपल्स की बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम के, तो हमारे पास में जैसे
रेडियो टेलीफोनी होगी, लाइन टेलीग्राफी हो गई, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग हो गया। तो इस तरह से जितने भी हम लोग जानते हैं, यूज़ कर रहे हैं आजकल टेक्नोलॉजीज़, ये सारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज सब इसी कम्युनिकेशन सिस्टम में ही आती हैं। अब कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने से पहले हमको थोड़ा सा सिग्नल्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानना ज़रूरी है कि किस तरह के सिग्नल्स एग्जिस्ट करते हैं और किस तरह से उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि सिग्नल क्या है। अब कोई भी चीज़, जैसे कि हम लोग कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ये भी एक सिग्नल है जो वॉइस सिग्नल निकल रहा है। ऐसे ही टेलीविज़न आप लोग देखते हैं या मोबाइल पर हम लोग बातें करते हैं तो वहाँ पर भी सिग्नल्स का ही ट्रांसमिशन और रिसेप्शन हो रहा है। टेलीविज़न में भी सिग्नल्स आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी हम लोग लैबोरेटरी में भी यूज़ कर रहे हैं तो सिग्नल्स हैं, हर जगह सिग्नल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बट अगर हम ये कहें कि सिग्नल को हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम किस तरह से सिग्नल को डिफ़ाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बेसिक सा वर्ड है ये सिग्नल, बट ज़्यादातर लोगों को इसकी डेफिनेशन नहीं पता होती है या लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो डेफिनेशन इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी आपसे पूछ ले, आप इंजीनियर हैं, कि सिग्नल क्या होता है, तो आप एटलीस्ट उसको बता तो सके कि हाँ, अगर हम साइंटिफिक वे में डिफाइन करना चाहें तो सिग्नल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल। विच कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि हम लोग अभी तक बहुत पढ़ते हैं, एक साइनसोइडल सिग्नल है, जैसे कि इस तरह का साइनसोइडल सिग्नल पढ़ते आए। तो साइनसोइडल सिग्नल में, साइन वेव सिग्नल में वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, एम्पलीट्यूड लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो सिग्नल हमने अभी स्टडी किया है अब तक, साइन वेव सिग्नल, ये सिग्नल किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है। एंड टाइम इटसेल्फ इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली जो है पास होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये तो चलिए सिग्नल की डेफिनेशन हो गई। अब अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमें सिग्नल्स के क्लासिफिकेशन को स्टडी करना पड़ेगा कि सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन क्या है, कि हम कितने कितने टाइप्स में सिग्नल्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। अब कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं? अगर कोई भी सिग्नल टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली इस तरह से वेरी कर रहा है, जैसे हम लोग ये साइन वेव सिग्नल को ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह के सिग्नल को कंटिन्यूस सिग्नल कहते हैं। हम लोग जो वॉइस सिग्नल यूज करते हैं ये भी एक कंटिन्यूस सिग्नल है। अब डिस्क्रीट सिग्नल्स क्या है? डिस्क्रीट सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी कुछ वैल्यू गिवन है। इस तरह के जो सिग्नल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या है? ये डिस्क्रीट सिग्नल है। ये कंटिन्यूस नहीं है टाइम के रिस्पेक्ट में। इसकी इस टाइम पर कुछ वैल्यू गिवन है, लेकिन इस टाइम पर वैल्यू इसकी नहीं गिवन है, जीरो वैल्यू है। तो जब डिस्क्रीट टाइम पर वैल्यूज गिवन होती है तो हम उस सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहते हैं। ऐसे ही रियल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल होते हैं। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पढ़े होंगे। अगर सिग्नल्स कॉम्प्लेक्स वैल्यूज पर डिपेंड कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स हो गए, अदरवाइज वो रियल सिग्नल्स हैं। ऐसे ही डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल का मतलब क्या है कि हम उसकी फ्यूचर वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें ये पता है कि कोई साइन वेव सिग्नल है, तो हमें पता है कि अगर पहली साइकिल ऐसी बन रही तो अगली साइकिल ऐसी ही बनेगी, तो ये डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है। रैंडम सिग्नल में हमें ये नहीं पता होता है कि आगे की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि जो नॉइज आती है कहीं पर भी, तो नॉइज हमेशा रैंडम होती है, उसकी नेक्स्ट वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से वो टाइम के रिस्पेक्ट में बिल्कुल रैंडम होती है। ऐसे ही पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं। पीरियोडिक सिग्नल्स वो सिग्नल्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में अपनी प्रीवियस वैल्यूज को रिपीट करते हैं, तो उन सिग्नल्स को हम पीरियोडिक कहते हैं। जैसे साइन वेव का ही एग्जांपल ले लें।
साइन वेव में क्या है कि एक साइकिल ये कंप्लीट हो गई, इसके बाद ये क्या करेगा, वापस से इसी वैल्यू को रिपीट करेगा, यहाँ से फिर से साइकिल इसी तरह से बनेगी, इसके बाद फिर यहीं से इसी तरह से साइकिल बनेगी। तो इस तरह के सिग्नल्स क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में ये अपनी प्रीवियस वैल्यूज को रिपीट करते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। ऐसे ही इवन एंड ऑड सिग्नल्स होते हैं। अगर हम किसी भी सिग्नल को ड्रॉ करें, और जैसे कि हम कोसाइन सिग्नल्स को ड्रॉ करते हैं, इस तरह से अगर कोई सिग्नल है हमारे पास में इस तरह से, ठीक, ये हो गया पॉजिटिव में और ये हो गया नेगेटिव में। तो अगर हम इस एक्सिस के अक्रॉस देखेंगे, तो इस एक्सिस के अक्रॉस आपको वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस अगर राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देखेंगे तो मिरर इमेज आपको दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह के सिग्नल जो मिरर इमेज वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस क्रिएट करते हैं उनको इवन सिग्नल कहते हैं। और यही चीज अगर नेगेटिव वे में हो, मतलब कि अगर हम एक सिग्नल इस तरह का बनाते हैं और अगला सिग्नल इस तरह का बनाते हैं, तो इस तरह का जब रिप्लिका बने, मतलब जो ये वैल्यू है यही सेम वैल्यू आपके इस तरफ हो, तो इस तरह के सिग्नल्स को ऑड सिग्नल कहते हैं। ऐसे ही कुछ सिग्नल एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स होते हैं, इसमें हमारे पास में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं एनर्जी कैलकुलेट और पावर कैलकुलेट करने के लिए। तो किसी भी सिग्नल की अगर एनर्जी फाइनाइट आ रही है तो वो एनर्जी सिग्नल है, और अगर पावर कैलकुलेट कर रहे हैं और पावर फाइनाइट आ रही है तो वो पावर सिग्नल्स है। ऐसे ही एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स भी होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स विच आर कंटिन्यूअस इन नेचर, और डिजिटल सिग्नल्स वो होते हैं जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जो 0101 के फॉर्म में सिग्नल्स होते हैं, वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे कि अभी हमने बात किया था कि कुछ इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है टू फॉर्म अ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो उन इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। तो वो इक्विपमेंट्स आपको इस ब्लॉक डायग्राम में शो हो रहे हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। सबसे पहला ब्लॉक जो है वो इंफॉर्मेशन सोर्स का है, मतलब कि अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास में वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिस इंफॉर्मेशन को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको पहुंचाना है। तो उसके लिए हमारे पास में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सोर्स होगा जो हमें इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे रहा होगा, जिस इंफॉर्मेशन को हमें ट्रांसमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई साउंड हो, यानी वॉइस सिग्नल हो गया, या कोई पिक्चर हो गई, या कोई स्पीच डेटा हो गया, तो वो यहाँ से आगे ट्रांसमिट होता है। इसके बाद में एक इनपुट ट्रांसड्यूसर यूज किया जाता है। इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है कि ये किसी भी इनपुट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे काम करता है, वो वॉइस, पिक्चर या किसी भी अदर मोड के डेटा पर वर्क नहीं करता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि उस सिग्नल को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करें। तो कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कि जिन्हें ट्रांसड्यूसर कहा जाता है, वो इस काम को करते हैं। इसके बाद में फिर जैसे ही हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ जाती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, फिर हम ट्रांसमीटर के थ्रू उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। और ट्रांसमिट करने के बाद में अब किसी ना किसी वायर के थ्रू, या अगर वायरलेस कम्युनिकेशन है तो वायरलेस कम्युनिकेशन में एयर कम्युनिकेशन चैनल होता है, तो एक कोई चैनल हमारे पास में होता है जिस चैनल के थ्रू ये डेटा यहाँ से लेकर के रिसीवर तक ट्रेवल कर रहा है। तो थ्रू वायर भी हो सकता है या थ्रू एयर भी हो सकता है, तो वो कम्युनिकेशन मीडियम कोई होगा वहाँ पर जिसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है। और जनरली जो नॉइज होती है वो इसी कम्युनिकेशन मीडियम में, इसी चैनल में इंट्रोड्यूस होती है, तो इसलिए यहाँ पे नॉइज भी शो की गई है कि नॉइज यहाँ पर इंसर्ट हो रही है। इसके बाद में फिर रिसीवर पर सिग्नल रिसीव हो गया, और रिसीव होने के बाद में जिस तरह से ये इनपुट ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, तो इसका जस्ट रिवर्स आउटपुट ट्रांसड्यूसर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस फॉर्म का डेटा यूज किया जा रहा है, उसी फॉर्म का ट्रांसड्यूसर यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन ईच ब्लॉक ऑफ दिस सिस्टम।
तो आपको यही ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना होगा एंड इसके एक एक ब्लॉक को जैसा जैसा हमने बताया है वैसा वैसा आप लोगों को एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेनेशन जो हमने बताया है सेम चीज़ यहाँ पर आपको गिवन है। इसके बाद फिर एक कंसेप्ट ऑफ बैंडविड्थ आता है कि बैंडविड्थ का क्या कंसेप्ट है, बिकॉज सिग्नल की जब भी हम सिग्नल्स की बात करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है बैंडविड्थ। शायद आप लोगों ने सुना भी हो इस वर्ड को। तो बैंडविड्थ जनरली दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो पार्ट होता है, गैप होता है, उसे बैंडविड्थ कहा जाता है। एक फ्रीक्वेंसी कोई f1 गिवन है और एक f2 गिवन है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसे बैंडविड्थ कहा जाता है। ठीक, और ये बैंडविड्थ अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 हर्ट्ज और 15 किलो हर्ट्ज का एक रेंज दिया हुआ है। तो जो ये पर्टिकुलर रेंज होती है, इसी रेंज को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, रेंज को मतलब दोनों फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को, और वो बैंडविड्थ होती है। अब बैंडविड्थ किसी भी सिग्नल में क्या काम करती है, तो जब भी हम बैंडविड्थ की बात करते हैं तो आप इसको डोर के एग्जांपल से समझ सकते हैं। मतलब किसी भी रूम का एक दरवाज़ा है और दरवाजे की जो विड्थ है वो लिमिटेड है 3 फीट या 4 फीट, और मान लीजिए कि 100 लोगों को जाना है, तो उस केस में क्या है कि बैंडविड्थ लिमिटेड है, डोर का साइज लिमिटेड है, और एक एक दो दो करके ही लोग अंदर एंट्री ले सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ सिग्नल्स के केस में भी होती है कि हम लोगों के पास में फ्रीक्वेंसी रेंज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें से हम किस पार्ट को किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं ये डिपेंड करता है, ये लिमिट करता है बैंडविड्थ पर, कि क्या रेंज ऑफ बैंडविड्थ किस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए प्रोवाइड की गई है, और सिर्फ उतने एरिया को ही उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द अपर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज बैंडविड्थ। जैसे ये रेंज दी हुई है कुछ फ्रीक्वेंसीज की और उनकी बैंडविड्थ कैलकुलेट की गई है। वॉइस सिग्नल हो गया, म्यूजिक सिग्नल हो गया, या टीवी सिग्नल हो गया, या डिजिटल डेटा की बात कर रहे हैं, तो हर एक की रेंज भी आपको अलग अलग दिख रही है और अकॉर्डिंगली उनकी बैंडविड्थ भी यहाँ पर गिवन है। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। तो यूनी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग भी कम्युनिकेशन डिवाइडेड है, सिंप्लेक्स सिस्टम, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स में। ऐसे ही नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग एनालॉग और डिजिटल में क्लासीफाई किया गया है, और टेक्निक क्या यूज़ की गई है उसके अकॉर्डिंग बेसबैंड ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन यूजिंग मॉड्यूलेशन, यानी मॉड्यूलेशन का यूज़ करके किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है। इस पॉइंट से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अभी हम क्लास एंड कर रहे हैं, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी होगी। स्टूडेंट्स आप लोग अटेंडेंस चैट बॉक्स में ही दे दीजिए, अगर किसी ने अभी तक ना दी हो तो अटेंडेंस दे दीजिए। बाकी लोग क्लास लीव कर सकते हैं, 12 o'clock पे फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास। अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए, और किसी को कुछ पूछना हो तो आप रुक सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी लोग क्लास सर थोड़ा पेज अप कर दीजिए सर। पेज अप कर दें? यस सर। और आकाश? यस सर, यस सर। कौन सा टॉपिक देखना चाह रहे हैं आप? यस सर, हो गया सर। हो गया? यस सर। सर टेबल का स्क्रीनशॉट और ये ले रहे हैं। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हर्ष बताइए। सर ब्लॉक डायग्राम का सर एक बार सर वो स्क्रीनशॉट लेना है सर। हम शेयर कर देंगे वैसे इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं ले लीजिए। ये थैंक यू सर, ले लिया। एंड हर्ष अपना रोल नंबर जरूर इससे पहले अपने नेम के आगे मेंशन किया करिए।
सर कर दिया है सर। हम एंट्री नहीं देंगे नेक्स्ट टाइम से क्लास में। यस सर। सर वो गलती से हो गया सर, फोन फॉर्मेट किया था सर, इससे हो गया था। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, Thank हम you, sir. क्लास एंड कर रहे हैं। आई थिंक अटेंडेंस सबने मार्क कर दी होगी। ठीक है, Yes, sir. थैंक थैंक यू। सर। Thank you, sir.